जय हिंद टू एवरीवन। आप सभी का स्वागत करता हूं साईं बाबा एजुटेक के इस प्लेटफॉर्म में। आप सभी जानते हैं कि ग्रुप टू सब ग्रुप फोर मतलब जो पटवारी की वैकेंसी था इसका रिजल्ट आ चुका था और रिजल्ट आते ही काफी विवाद इस पर हो रहा है। और इस विवाद पर मैं वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, लेकिन काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस विवाद के बाद काफी परेशान हैं। तो उन सभी के लिए ये वीडियो है जिसमें जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं, मतलब मेरिट में जिनका नाम आया है, जो वेटिंग पर है और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो सभी अभ्यर्थी, वो सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखने के बाद उनको समझ में आएगा कि क्या सही है, क्या गलत और क्या करना चाहिए और इसका अब क्या सोल्यूशन हो सकता है। बहुत कुछ इस वीडियो में तथ्य के साथ आपको देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आप सभी से विनती है और अपने जो भी आपके विचार हैं वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करता हूं इस विवाद को लेकर, तो जल्दी से शॉर्ट में आपको बता देता हूं चीजें हैं क्या, चल क्या रही हैं। ग्रुप टू सब ग्रुप फोर आप सभी जानते हैं कि बहुत बड़ा वैकेंसी थी, जिस पर यहाँ पर लगभग लगभग 12,79,063 लोगों ने आवेदन किया था। और ऐसा न्यूज़पेपर में एक आंकड़ा था जिसमें लगभग 10 लाख के करीब लोगों ने एग्जाम दिया। 15 मार्च से लेकर 26 अप्रैल तक इस एग्जाम ये हुआ, जिसमें 9,073 टोटल पोस्ट थी, ये सभी आप जानते हैं। अब इस पोस्ट को लेकर विवाद ये है कि जब ये वैकेंसी का रिजल्ट आया तो रिजल्ट में कई सारी अनियमितता देखने को मिली। अनियमितता देख सकते हैं आप सभी की, अगर यहाँ पर टॉप 10 स्टूडेंट्स का रिजल्ट देखा जाए, जिसपे यहाँ पर जो नाम आप देख रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो आप देखेंगे एक कॉमन चीज देखने को मिलेगी और वो कॉमन चीज है यहाँ पर टॉप 10 में से लगभग यहाँ पर आपको 7 नाम दिख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 लोग यहाँ पर आपको दिख रहे हैं जो कि ग्वालियर से हैं। 2 लोग यहाँ से आपको भोपाल और एक सागर से देखने को मिल रहा है। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये सारे जो हैं एनआरआई कॉलेज में इनका एग्जाम सेंटर था। और इसी को लेकर विवाद हुआ कि ऐसा क्या हो सकता है कि एक ही सेंटर से इतने सारे बच्चे यहाँ पर शॉर्टलिस्ट हुए हैं, वो भी टॉप 10 में। और इनके जो आप रोल नंबर भी देखेंगे तो उसका जो सीरीज नंबर है वो भी आप देख सकते हैं कि लगभग इसका जो सीक्वेंस है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 248 से जो स्टार्ट हो रहा है वो भी आप देख सकते हैं कॉमन है, क्योंकि ये एग्जाम सेंटर के नाम नंबर जो रहता है एग्जाम सेंटर के अकॉर्डिंगली रहता है ये रोल नंबर। स्टार्टिंग के 3 जो अंक है। तो इस तरीके से जब ये आया और इसको अगर हम टॉप 15 की अगर लिस्ट देख लेते हैं तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो एनआरआई कॉलेज के कई सारे बच्चों को यहाँ पर नाम देखने को आ रहा है। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि इतने सारे लोगों का नाम एक साथ एक ही कॉलेज से कैसे आ सकता है, इसको लेकर विवाद है। तो देखिए, ये बात तो सही है कि इसमें काफी अनियमितता देखने को मिली है और इस पर जो ये एनआरआई कॉलेज है, तो माना जाता है कि ये जो विधायक रहे हैं भिंड के, तो उनका ये कॉलेज है, जो कि भाजपा के विधायक हैं ये संजय सिंह कुशवाहा। तो इनका भी यहाँ पर आया है स्टेटमेंट की वो प्रतियोगी परीक्षा जो है वो वहां पर सारा चीजें देखती है। कॉलेज प्रशासन का काम सिर्फ हॉल और कंप्यूटर उपलब्ध करवाना होता है। तो ये तरह तरह की बातें हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या चीज है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अलावा कई सारी अनियमितता देखने को मिल रही है। केवल ये बात नहीं है कि एनआरआई कॉलेज एक ही सेंटर से इतने सारे स्टूडेंट्स का क्यों हुआ। कई सारी चीजें हैं, जिसमें एक तो ये है कि जो फिजिकल हैंडीकैप पर्सन जो हैं, तो उनमें कई सारे लोग हैं, जैसे कि एक अभी मैं आपको बताऊंगा त्यागी सरनेम करके हैं, जो एक ही गांव से संबंध रखते हैं और काफी सारे उनका सिलेक्शन हुआ है एक ही साथ। सारे के सारे फिजिकल हैंडीकैप है। इसके अलावा संविदा पदों को लेकर भी दिया गया है कि संविदा के जो नियम है उस नियमों का पालन और उस नियमों की पूर्ति वो नहीं करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी संविदा कैटेगरी से उनका सिलेक्शन हुआ है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी लोगों का हुआ है सिलेक्शन जिनको कहा जाता है कि वो इतना नंबर ला नहीं सकते, और स्पेशली जो हिंदी की जो साइन किया है उन्होंने, मतलब जो सिग्नेचर जो है वो भी एक कॉमन है अधिकतर लोगों में अगर देखा जाए, तो उन्होंने हिंदी में साइन किया है। अगर आप देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ उनके साइन पे, तो यहाँ पर वो हिंदी में ज्यादातर लोगों ने किया है। तो ये भी एक इस तरह की कॉमन चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन मैं आपको ये सभी का एक तथ्य बताने से पहले एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ कि जितने भी लोग हैं और बहुत सारे मतलब सोशल मीडिया में अगर देखा जाए तो कई सारी चीजें वायरल हो रही हैं। इसको एक एक करके मैं आपको सारी चीजों को समझाता हूँ, फिर मैं आपको मेन जो मुख्य इस वीडियो का मकसद है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, जैसे यहाँ पर एक वायरल वीडियो था और उस पे पोस्ट भी थी, जिसपे बताया गया कि एक अभ्यर्थिका है जिसका नाम अंकिता मीना यहाँ पर बताया गया है। उसकी उम्र 19 वर्ष है और वो शॉर्टलिस्ट कैसे हो गई, इस चीज को लेकर कहा गया था कि ये 18 मतलब 21 वर्ष कम से कम उम्र थी, तो इसका शॉर्टलिस्ट कैसे हो गई, 19 वर्ष में कैसे उसको चयन कर लिया गया। इसके अलावा एक अभ्यर्थी थे जो इनकी उम्र 51 वर्ष थी, तो उसको भी लेकर कहा गया था कि 51 वर्ष कैसे हो गई, 45 वर्ष थी तो उनका सिलेक्शन कैसे हो गया।
इन दोनों के जवाब मैं आपको तथ्य के साथ देना चाहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं बिना तथ्य के दूंगा तो फिर आप लोग उस चीज पर भी आप वो होगा। इसलिए सबसे पहले हम तथ्य पर बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ जो उम्र का क्राइटेरिया। तो आप सभी के पास रूल बुक है, वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। वहां पर उम्र का क्राइटेरिया है 18 से 40। ठीक है, 18 से 40 उम्र का क्राइटेरिया है, मतलब मिनिमम 18 वर्ष का व्यक्ति और अधिकतम 40 वर्ष का व्यक्ति, मतलब वो जो कि ओपन कैटेगरी में है तो वो आवेदन कर सकता था। और एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि कोविड के कारण 3 वर्षों का एक्सटेंशन भी मिला हुआ है। तो और उसके अलावा जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी, नगर सैनिक और फिजिकल हैंडीकैप और महिलाएं, महिलाएं चाहे वो अनारक्षित की हो चाहे आरक्षित को, उन सभी की अधिकतम उम्र 45 वर्ष थी। तो कुल मिलाकर अगर समझा जाए तो 18 से 40 है सामान्य परिस्थिति में। ठीक है, लेकिन इसमें ध्यान रखना 3 वर्ष तो सबको कॉमन मिलेगा। क्यों? क्योंकि कोविड की वजह से 3 वर्ष का उन्होंने भर्ती आरक्षित नहीं की गई थी, तो 3 वर्ष का उनको एक्सटेंशन मिला था, तो वो हो गया। इसके अलावा 5 वर्ष का उनको, और जो कि यहाँ पर जो रिजर्व कैटेगरी को मिलता है 18 से 45 है उनका। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो उनको उम्र में छूट दी गई है, तो उसी के आधार पर वो शॉर्टलिस्ट हुए हैं, जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ है उसके उम्र के हिसाब से। तो ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि ये उम्र का क्राइटेरिया। रही बात संविदा की, तो संविदा का नियम भी है कि आवेदक जो भी होगा उसको 5 साल तक संविदा पर वो नियुक्त होना चाहिए, और 5 वर्ष की अवधि में उसको पूरा मतलब आवेदन करने का जो दिनांक है उस तक वो पूर्ण हो जाना चाहिए, और इस तभी वो इसके लिए मतलब एलिजिबल रहेगा। और जो जिला स्तर पर और राज्य स्तर के जो सक्षम अधिकारी है उसके द्वारा जो प्रमाण पत्र जारी किया जाता है उसके बाद वो मान्य होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उनका सिलेक्शन कैसे हो गया, उनका नाम कैसे आ गया, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसीलिए कराया जाता है कि जो भी आप डिटेल्स फॉर्म में भर रहे हैं तो वो सही है या नहीं है, और जो नियम है मतलब जो रूल बुक कहता है उसके आधार पर चीजें हैं कि नहीं है। इसीलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाता है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद अंत में तय किया जाएगा कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं। तब जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल जो लिस्ट आएगी वो सिलेक्टेड कैंडिडेट की आती है। तो अब ऐसे भी लोगों का सिलेक्शन इसमें हो सकता है जो एलिजिबल नहीं थे, फिर भी उनका नाम आया है। तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ऐसे लोग तो बाहर हो ही जाएंगे। अब बात करते हैं कि इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, उसको मैं आपको लेकर बता देता हूँ। तो अब बात करते हैं कि इतने सारे लोगों का जो सिलेक्शन हुआ है उसको लेकर। तो मैं सबसे पहले तो मेरा यहाँ पर मत एक ये है कि देखिए, ये बात तो सही है कि कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा तो हुआ है, ये बात से कोई भी नकार नहीं सकता, फर्जीवाड़ा हुआ है। और बहुत लोगों को मानना है कि वो परसेंटेज बता रहे हैं कि 60 से 70% घोटाला हुआ है, 60 से 70% गलत लोगों को चयन हुआ है। तो इतने नंबर्स में चयन नहीं हुआ है। और ये मैं किस आधार पर कह रहा हूँ, क्योंकि मैं कभी भी अपने चैनल पर कोई भी इस तरह की चीजें नहीं डालता जिसमें कोई भी व्यूज पाने के लिए या फिर लोगों को बरगलाने के लिए मैं कोई भी गलत जानकारी नहीं डालता। मैं बहुत ही चीजों के आंकड़ों पर मैं बात कर रहा हूं। और ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि शॉर्टलिस्ट हैं, और ऐसे एक दो नहीं 3,000 से अधिक ऐसे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेहनत करके और अपना तैयारी करके उन्होंने सिलेक्शन पाया है। और 3,000 से अधिक मेरे पास ही है, उनका कांटेक्ट है, मतलब 3,000 से अधिक लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ, और ये नंबर्स और भी ज्यादा हो सकते हैं। मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा कि आप टेलीग्राम चैनल पे आप वहां आकर जुड़कर आप भी अपने रिजल्ट के साथ बता सकते हैं कि आप भी उसमें से एक हैं, जो कि लगभग जो सिलेक्टेड हुए हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने मेहनत से यहाँ पर सिलेक्शन लिया है। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब वायरल जो हो रही चीजें और तथ्य क्या है वो एक एक करके बताते हैं। फर्जीवाड़ा की जो बात अगर किया जाए तो फर्जीवाड़ा जो हुआ है, एक ही सेंटर से इतने सारे लोग हुए हैं। तो ये भी माना जा रहा था कि 1,000 लोगों का सिलेक्शन, 1,000 से ज्यादा लोगों का सिलेक्शन एनआरआई कॉलेज से हुआ है। तो सबसे पहले तो इस चीज को मैं क्लियर कर देता हूं, और ये क्लियर मैं नहीं कर रहा हूं, ये क्लियर स्वयं जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं उन्होंने ये चीज क्लियर किया, उन्होंने भी बताया है। और यहाँ पर भी उन्होंने एक जो जनसंपर्क विभाग है उसके माध्यम से ये चीज का क्लियरेंस आया है, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों में से लगभग 1,000 चयनित अभ्यर्थियों का सेंटर ग्वालियर स्थित एनआरआई कॉलेज से था। ये भ्रामक जानकारी जो फैलाई गई थी उसका सच बताया गया है कि मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त 8,617 अभ्यर्थी से समस्त 78 परीक्षा केंद्रों में चयनित हुए हैं, मतलब 78 सेंटर से पूरे प्रदेश भर में, जिसमें ग्वालियर से जो एनआरआई कॉलेज है उसमें से 1,000 अभ्यर्थियों के चयन की जो जानकारी है भ्रामक और तथहीन है। यहाँ से कुल 114 अभ्यर्थी हुए हैं केवल, जो कि परसेंटेज में देखा जाए तो 1.32% ही होते हैं। और अन्य परीक्षा केंद्रों से भी अधिकतम
321 जो है अभ्यर्थी हुए हैं, जो कि परसेंटेज में देखा जाए तो 3.73% से लेकर न्यूनतम जो है 29 अभ्यर्थी तक हुए हैं जिनका परसेंटेज 0.34% तक का ही मेरिट में सिलेक्शन हुआ है। तो ऐसा कह देना कि केवल एनआरआई कॉलेज से 1000 से ज्यादा सिलेक्शन हुए हैं, क्योंकि कई सारी ऐसी पोस्ट बताई गई है कि जहां पर 1000 से ज्यादा लोगों का सिलेक्शन एक ही कॉलेज से हुआ है। हाँ, अब बात आती है कि एनआरआई कॉलेज से इतने सारे लोगों का मतलब, जैसे कि अगर 114 लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है, तो इसकी जांच की अगर बात आती है तो इसकी जांच के आदेश स्वयं मुख्यमंत्री जी ने तुरंत दे दिए थे। जिस तरह से जब विवाद उठा और पूरी भीड़ जब पहुंची, हर जिलों में हर जगह ये ज्ञापन दिया गया और अपना विरोध प्रदर्शन किया गया, तो उसके बाद उन्होंने शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया कि कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का जो परीक्षा सेंटर है वो एक सेंटर के परिणाम पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है और इस परीक्षा के आधार पर की जाने वाली नियुक्तियां अभी वो रोक रहे हैं और सेंटर के परिणाम का पुनः परीक्षण किया जाएगा। अब मैं कुछ चीजें यहाँ पर और क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे लोगों के मन में ये भी डाउट है कि रिजल्ट को रोक दिया गया है और अब दोबारा परीक्षण किया जाएगा, दोबारा एग्जाम होगा। तो देखिए, दोबारा एग्जाम नहीं होगा, ऐसा कहीं नहीं कहा है इन्होंने ये कहा है कि अभी नियुक्तियां जो थी, ज्वाइनिंग, वो अभी फिलहाल रोकी गई है और जो सेंटर का परिणाम है, मतलब वो जो एनआरआई कॉलेज है उसके जो रिजल्ट हैं, केवल उसकी जांच होगी और जब जांच हो जाएगी तो उसके बाद फिर से वापस से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी नियुक्ति की। अब इंपॉर्टेंट चीज यहां पर मैं आपको कुछ बता देता हूं कि देखिए, जो चाहे वो दिव्यांग की बात करी जाए कि जितने भी दिव्यांग आवेदक थे जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया और फर्जीवाड़ा करके उन्होंने अपना सिलेक्शन ले लिया, जैसे कि उनका भी मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पर, फिर इसके बाद मैं उसका जवाब दूंगा। तो देखिए, ये था ये न्यूज में आप देख सकते हैं और उनके यहाँ पर नाम भी दिए गए हैं और नाम के साथ साथ उनके रोल नंबर दिए गए हैं। ठीक है, इन्होंने ये कहना है कि जौरा एक जगह है जहां से 16 अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ये सिलेक्शन लिया है और सबसे अधिकांश लोग जो हैं उसमें कानों से दिव्यांग है ऐसा माना जाता है और इनमें से 2 सगे भाई हैं और दोनों ही कानों से दिव्यांग है, ऐसा इसमें कहा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर देखी जाए अगर, तो वो ये है कि यहाँ पर ये जो प्रवीण त्यागी और मनोज त्यागी आपको देखने को मिल रहे हैं, इनके पिता एक ही हैं, लज्जाराम त्यागी। देख सकते हैं आप, दोनों के पिता का नाम एक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप इन दोनों के डेट ऑफ बर्थ को अगर आप देखेंगे, 2 जनवरी 1995 और 26 दिसंबर 1994, मतलब लगभग 2 महीने का गैप है। मतलब आप सोचिए कि एक ही पिता है और 2 महीने में ही 2 बच्चे हो रहे हैं। ये तो संभव नहीं है, कम से कम तो 9 महीने का अंतर होता ही है। तो 2 महीने में 2 बच्चे कैसे हो गए, और वो दोनों बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब इसमें से क्या समझ में आ रहा है? इसमें से समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा तो है। सर्टिफिकेट अलग, गलत बनाना वो तो अलग चीज है, लेकिन यहाँ तो ये डेट ऑफ बर्थ से ये भी यहाँ पर बड़ी अजीब चीज है कि यहाँ से समझ में आ रही है कि कोई भी चीज यहाँ पर सही नहीं है। इसके अलावा बाकी जो बच्चे 16 अभ्यर्थी हैं, तो मैं आपको शुरू में बता चुका हूं, डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसीलिए होता है कि ऐसे फर्जी लोगों को पहचाने और उनको बाहर किया जाए। ठीक है, तो अब इसको लेकर मैं आपको प्रमाण भी दे देता हूं कि ये मैं किस बात में कह रहा हूं, क्योंकि ये जो मतलब इस तरह के जितने भी लोग हैं जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया है, फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया है, तो देखिए, शिक्षक भर्ती जब मध्य प्रदेश में अभी हुई थी तो उसमें भी 20,000 में माना गया था कि 20,000 रुपए देके दिव्यांग का सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं और उन्होंने सरकारी नौकरी ली। और प्राथमिक जो शिक्षक पात्रता परीक्षा थी उसके बाद जो भर्ती हुई, तो उसमें उन लोगों का चयन हो गया था। और मुरैना ग्वालियर जिले में सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा उस वक्त भी हुआ था। तो अब देखिए, इसकी जब फर्जीवाड़े के राज खुले तो उन्होंने साफ साफ क्या कहा था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कि सभी दिव्यांग अभ्यर्थियों की होगी अब दोबारा मेडिकल बोर्ड में जांच। तो उनकी दोबारा जांच हुई, जिस जांच के बाद फिर पता चला कि वो चीजें मतलब गलत हैं, वो मतलब फर्जी तरीके से उन्होंने सर्टिफिकेट बनवाया है, वो दिव्यांग नहीं है। तो प्राथमिक जांच के बाद ऐसे 80 शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर के आदेश भी जारी हुए, उनके खिलाफ एफआईआर भी मतलब जारी हुआ, एफआईआर हुई, दर्ज हुई और उनको बाहर भी किया गया। सेम उसी तरीके से जितने भी अभ्यर्थी जिन्होंने इस तरह से गलत जानकारी दी है या फिर गलत सर्टिफिकेट बनवाया है, उनके साथ ये सब होने वाला है। और ये हमेशा से होता आया है, ये आज की बात नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, हमेशा से ये होता आया है। तो इसी वजह से जितने भी लोग, चाहे वो उम्र के लेकर हो, चाहे वो संविदा को लेकर हो, चाहे वो दिव्यांगजन अभ्यर्थी के रूप में हो, जितने भी लोगों ने गलत जानकारी दी है और उनका सिलेक्शन हुआ है, अब वो जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो बाहर हो जाएंगे और एफआईआर उनके खिलाफ होगा वो अलग। जब
वो सीट जब खाली होती है तो फिर उसके बाद जितने वेटिंग में बच्चे हैं फिर उनका धीरे धीरे सिलेक्शन होता रहेगा। तो ये तो बात हुई कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा यहाँ पर। अब बात आती है कि फर्जीवाड़ा में कि जिन्होंने पैसा दे दे के 15 15 लाख कहा गया है कि 15 लाख रुपए दे के उन्होंने चयन लिया है और सेटिंग करके अपना पूरा रिजल्ट उतना नंबर कोई ला नहीं सकता, तो उन्होंने उतना नंबर कैसे लिया है, उन सभी चीजों को लेकर ये बात सही है कि ये चीज देखने में आ रहा है कि इतने अधिक नंबर अगर आप देखें कि 170 प्लस और 180 प्लस एक जन का नंबर है, पूजा शर्मा आई थिंक नाम है। तो कितना इन्होंने मतलब इतना अधिक नंबर जिस तरह से एग्जाम का पेपर का लेवल था, तो ये लाना बड़ा कठिन काम है। लेकिन अगर देखा जाए तो 160 प्लस अगर देखा जाए लगभग 24 के करीब अभ्यर्थी हैं जिनका ये नंबर आया है। तो जितने भी लोग हैं, मैं केवल 24 या फिर मैं केवल एनआरआई कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी लोग हैं पूरे 8,000 का जिनका सिलेक्शन हुआ है, सबकी जांच की जानी चाहिए पूरा और जितने वेटिंग में है सबकी जांच होनी चाहिए, मतलब पूरे एग्जाम का सब कुछ का अच्छे से जांच होनी चाहिए। और हमारी तो मांग ये है कि जितने भी लोग हैं सभी का जो जांच है वो सीबीआई के माध्यम से करवाना चाहिए, सीबीआई के माध्यम से या एसआईटी के माध्यम से जांच हो, जिसके से पूरी सारी चीजें स्पष्ट हो जाए कि ये सारे जितने भी फर्जीवाड़ा तरीके से जिनका सिलेक्शन हुआ है वो बाहर जाएं, और जो बाहर जाने के बाद जो सीट खाली होगी उसके बाद जो वेटिंग में जितने बच्चे हैं उस वेटिंग में वाले बच्चों का सिलेक्शन हो। अब देखिए इसमें बहुत सी चीजें आती हैं कि बहुत से बच्चे जो हैं जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं और उनकी संख्या लाखों में है, क्योंकि आप सभी जानते हैं लगभग 12 लाख में 10 लाख लोगों ने आवेदन दिया था, सिलेक्शन केवल 8,000 के करीब लोगों को मिलना है। तो जो बाकी जो बचे हैं वो चाहते हैं कि दोबारा एग्जाम हो जाए। और मैं उन सभी को कहना चाहता ये हूं कि अगर आपका भी सिलेक्शन हुआ होता, अगर आप भी मेरिट में होते, तब आप ये चीज नहीं कह रहे होते। हाँ, अब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो ये चीज कहना गलत है, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं और विद्यार्थी को हमेशा एक पारदर्शिता के साथ होना चाहिए, वो कभी भी किसी के खिलाफ नहीं सोचना चाहिए। यहाँ पर आप का सोचना कि गलत लोगों के खिलाफ बिल्कुल सही है कि गलत लोगों के खिलाफ जांच होनी चाहिए, और जांच की मांग के लिए तो कोई भी पीछे नहीं हट रहा, सभी चाहते हैं कि होनी चाहिए और सीबीआई और ऐसी एजेंसी से होनी चाहिए जो निष्पक्ष तरीके से जांच भी करे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत आरोप लगाकर केवल इस परीक्षा को कैंसिल करने का एक उपाय बताएं। कैंसिल करना कोई भी किसी भी तरह का कोई समाधान नहीं है, और मैं और हमारा चैनल किसी भी तरीके से नहीं चाहता कि एग्जाम कैंसिल हो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, इस एग्जाम को लेकर कई सारी ऐसे, क्योंकि जो ये कैंसल गैंग है, मैं इसको कैंसल गैंग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें कई कई सारे टीचर्स भी हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि आप सभी समझदार हैं, और मेरा किसी से विरोध नहीं है, लेकिन मैंने उनके पोस्ट और उनकी वीडियोस देखे और कई सारे बच्चों ने बताए, मैं जब उनको देखता हूं तो मुझे लगता है कि वो बच्चों के साथ होने का सिर्फ वो एक नाटक कर रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे वो अपनी राजनीति के पर्सनल जो उनकी मंशा है वो पूरा करना चाह रहे हैं। मैंने कई सारे पोस्ट में देखा इस क्वेश्चन को लेकर कहा गया था, जिसमें नर्मदा रिवर के जो ओरिजिन है, मतलब नर्मदा नदी किस कहाँ से निकलती है, उस स्थान को लेकर उन्होंने एडिटिंग करी है और ये बताया है कि वहां पर अमरकंटक की जगह में भोपाल आंसर को सही लिया है। और जो भी बच्चे मतलब जो एनआरआई कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है टॉप में, उन्होंने सारे लोगों ने यही भोपाल आंसर को सही टिक किया है। मतलब एक तो सभी को पता है कि भोपाल में नर्मदा नदी निकलती नहीं है, तो व्यापम ने मतलब ये या ईएसबी आप कह लो, तो ईएसबी ने उस भोपाल आंसर को सही माना है। और जितने भी फर्जी वाले बच्चे हैं उन्होंने भी यही आंसर मतलब भोपाल वाला आंसर सही किया है। इस तरीके से इस तरह पोस्ट को एडिट करके दिखाया गया है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप साफ साफ देख सकते हैं ये ओरिजिनल यहाँ पर जो आंसर की जब आई थी तो यहाँ पर जो रिस्पॉन्स शीट थी उस रिस्पॉन्स शीट में ये क्वेश्चन था जिसमें अमरकंटक ऑप्शन था, और उसी अमरकंटक के ऑप्शन को ही सही माना गया है ईएसबी के माध्यम से भी। लोगों ने एडिट कर करके इस तरह से दिखाने का परसेप्शन बनाने की कोशिश करी है कि एक तो गलत आंसर को ईएसबी ने सेलेक्ट किया, और जितने भी फर्जी बच्चे थे उन्हीं लोगों ने उस के मतलब गलत आंसर को भी किया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा हुआ है, पहले से उनको आंसर दे दिए गए थे। और ये आप खुद देख सकते हैं कि एनआरआई कॉलेज का ग्वालियर का ये शिफ्ट का सेकंड शिफ्ट के पेपर का ही मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूँ। इससे ये भी नहीं कि कहीं और का ये सेंटर का रहा होगा किसी और बच्चे का, तो उसका भी नहीं, उसी सेंटर की चीजें में ही आपको इसलिए दिखा रहा हूँ। इसके अलावा ऐसी कई सारी जानकारी है। देखिए कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा हुआ है, लेकिन उस फर्जीवाड़ा के अलावा मतलब फर्जीवाड़ा कम मात्रा में हुआ है, उसको दिखाया रिप्रेजेंट कुछ बढ़ा चढ़ाकर बहुत किया गया इसमें। दूसरी जो विपक्ष की पार्टी है वो भी इसमें शामिल है, क्योंकि उनको एक मौका मिला है, एक मुद्दा मिला है सरकार को घेरने का, और वो उनकी राजनीतिक उनका एक प्रतिद्वंद्विता रहती है, तो वो अपने हिसाब से जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही होगा या गलत, मुझे इस पर कुछ कमेंट नहीं करना है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ
कि विद्यार्थियों को अपनी बातों को समझना यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है। और जितने भी व्यक्ति, जितने भी लोग सिलेक्टेड हुए हैं, उन सभी से मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप सभी हमारे जो टेलीग्राम चैनल हैं या जो सोशल मीडिया है, तो उसके साथ आप लोग जुड़ सकते हैं। अब जुड़ने का मैं रीजन बता देता हूँ क्यों। मुझे इसलिए नहीं जोड़ना है क्योंकि मुझे नंबर से मतलब है, मुझे नंबर से बिल्कुल भी मतलब नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि 17 तारीख को ज्यादा से ज्यादा लोग, आप लोग वहां पर भोपाल में पहुंचे, वो लोग जो सेलेक्ट हुए हैं, मेरिट में आए हैं, और जो वेटिंग में है वो भी, क्योंकि आप लोग जो वेटिंग में हैं तो वो भी आए, क्योंकि विशेष रूप से क्योंकि जब जितने भी फर्जी वाले लोग हैं वो जब बाहर होंगे तो आपका ही चयन होगा, वेटिंग में जितने लोग हैं उनका ही चयन होगा। तो ये साईं बाबा एजुटेक जो प्लेटफॉर्म का नाम है, तो इस यूजर नेम को आप टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप में भी आप संपर्क कर सकते हैं। सबकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां पर आप जाएं, वहां से जाकर जुड़ सकते हैं। और अपनी मार्कशीट जरूर शेयर करेंगे जिससे पता चल सके कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। जिसके बाद ये जितने भी बच्चे, जितने भी शॉर्टलिस्ट हुए हैं, जितने भी वेटिंग में हैं, वो एक साथ मिलकर इस चीज को पुरजोर तरीके से आवाज अपनी उठाना है कि सबसे पहले हमारी मांग तो ये है कि सीबीआई से या फिर एसआईटी से जांच होनी चाहिए निष्पक्ष तरीके से। जितने भी गलत लोग हैं, जितने भी फर्जीवाड़ा तरीके से हुए, उनको ना केवल बाहर किया जाए, उनके खिलाफ आजीवन कारावास की उनकी सजा होनी चाहिए, उनके खिलाफ ही। और जो इस तरह के काम किए हैं, मतलब जिन्होंने पैसे लेकर इस तरह की सेटिंग करी है, जो बाहर से जो हैं, उन सभी लोगों के खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। आजीवन कारावास से कम किसी को भी सजा नहीं होनी चाहिए, पहली चीज तो ये होनी चाहिए। इसके बाद जैसे ये सीट खाली होती है, जितने भी फर्जीवाड़ा हुआ है, जैसे ये सीट्स खाली होगी, तो जितने भी वेटिंग में बच्चे हैं उन सभी को शॉर्टलिस्ट कर लिया जाए, और वेटिंग क्लियर होती जाएगी तो उन बच्चों का भी नंबर आ जाएगा। तो ऐसे में किसी के साथ गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारे लिए जो सेलेक्ट हुए हैं वो भी बच्चे हमारे ही हैं, जो नहीं हुए हैं वो भी हमारे हैं। लेकिन जो लाखों की भीड़ में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं, और वो केवल चाहते हैं ये हैं कि पेपर निरस्त हो। तो पेपर निरस्त किसी भी तरह से जायज नहीं है। जो बच्चा है, जिन्होंने कई साल से वो लगातार तैयारी कर रहा है, कोचिंग में पैसे दे रहा है, रूम में बाहर रह के दे रहा है, मेहनत करके इतने नंबर ला रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो दोबारा भी एग्जाम देगा तो वो शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो पहले इतना फर्जीवाड़ा में शॉर्टलिस्ट हो गए तो दोबारा देने में उनको क्या दिक्कत है। दिक्कत बहुत है। दिक्कत इसलिए है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो बच्चा बाहर भी होता है तो डेसिमल से, एक एक दशमलव के बाद एक एक नंबर से, वो पॉइंट से वो बाहर हो जाता है। इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन से, और ऑलरेडी आप सभी परेशान हैं। नॉर्मलाइजेशन आप जानते हैं कि किस आधार पर होता है, कुछ पता नहीं चलता कि कितने नंबर कम हो जाते हैं, कितने बहुत नंबर अधिक हो जाते हैं किसी और के। तो इस सब चीजों को झेलते हुए कई सालों से लगा हुआ है, उसका सिलेक्शन अभी तक नहीं हो पाया। इस वजह से वो अब वो चाहता है कि अब वो रिस्क दोबारा नहीं ले सकता। कोई भी होगा, अगर आप भी चयनित होते तो अब तब आप भी निरस्त करने की मांग नहीं कर रहे होते। तो इसलिए कभी भी ये अब दूसरों के लिए, कभी भी अपने निजी फायदे के लिए दूसरों का बुरा कभी नहीं सोचना चाहिए। पहली बात समझना बहुत जरूरी है कि जितने लोग सिलेक्टेड हुए हैं, जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं, उन सभी को सीबीआई की या फिर एसआईटी की जांच की मांग करना चाहिए, जिसके माध्यम से जो गलत लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा बाहर हो, जितने भी लोग हैं सभी बाहर हों। और जितने भी ये फर्जी वाले सर्टिफिकेट वाले हैं तो वो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होंगे ही, वो शुरू से ही हमेशा से ऐसा होता आया है। आपको निश्चिंत रहने की जरूरत है। इसलिए निश्चिंत रहने की जरूरत है कि ये पेपर कैंसिल नहीं होने पाएगा, क्योंकि किसी भी तरीके से, क्योंकि हम कोर्ट भी जाएंगे, कोर्ट में हम अपनी भी बात रखेंगे, क्योंकि कभी भी न्यायपालिका किसी भी जो सही व्यक्ति होती है उसके साथ गलत निर्णय नहीं करेगी। और आप लोगों ने मेहनत करके अपना सिलेक्शन लिया है तो आपके साथ गलत नहीं होगा। हाँ, रही बात जिनकी जो गलत तरीके से सिलेक्शन हुए हैं, तो उसके लिए जांच एजेंसी है, जांच करेगी, और जांच में वो दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और वो बाहर होंगे तो बाहर होने के बाद जो सीट खाली होगी तो वेटिंग वालों के क्लियर होगा। तो किसी भी तरीके से ये चीज गलत नहीं है। और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट बता देता हूं मैं आपको, जैसे कि बताया कि फर्जीवाड़ा बहुत कम हुआ है। बहुत कम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरह से दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया में, बहुत सारी कटिंग को एडिट कर करके दिखाया जा रहा है, बहुत सारी चीजों को गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। जैसे भी मैंने आपको अमरकंटक वाले क्वेश्चन की बात करा, तो ये सब चीजें भी की जा रही है, और वो ऐसे व्यक्तियों के माध्यम से, ऐसे कुछ स्टूडेंट्स के माध्यम से, ऐसे कुछ राजनेताओं के माध्यम से किया जा रहा है, जिससे इस परीक्षा को निरस्त करके ये छवि बनाई जा सके कि एक बार फिर व्यापम का और ये तीसरा घोटाला हुआ है। और कहीं ना कहीं मैं फिर से कह रहा हूं, घोटाला
हुआ है, गलती पाई गई है, सब कुछ सही है, लेकिन उसकी सजा, जो बच्चा मेहनत करके सिलेक्शन लिया है उसके साथ उसको सजा नहीं होनी चाहिए। दोबारा एग्जाम होना उसके साथ सजा ही उसको देना है, क्योंकि दोबारा एग्जाम में पता नहीं उसके सिलेक्शन होगा नहीं होगा, डेसिमल से पॉइंट से वो अलग बाहर भी हो सकता है। ऐसी कोई व्यक्ति गारंटी तो नहीं ले सकता कि जिन्होंने सिलेक्शन लिया है मेहनत करके, तो दोबारा एग्जाम होगा तो सारे का सिलेक्शन फिर से हो जाएगा दोबारा, ऐसा कोई गारंटी तो नहीं ले सकता। इसलिए क्योंकि एक विचार होता है, एक टेम्पटेशन होता है, एक पढ़ने का, एक दिमाग का जो चीजें होती है, रिदम होता है, वो भी टूटता है ये सब चीजों से, वैसा मनोबल नहीं बन पाता। और कब वैकेंसी आएगी, आप सभी जानते हैं कि ये 2023 एक चुनावी वर्ष है, और 3 से 4 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, उसके बाद वोटिंग होगी, उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा। तो कब कब होगा आपको पता है कि ऑलरेडी यहाँ पर 1.5 महीने से ज्यादा, 2 महीने के लगभग एग्जाम लेने में लग गया। फिर कब तैयारी करेंगे, कब होगा, सब कुछ व्यवस्था, इस समय बहुत समय जाएगा। और ऑलरेडी 5 साल के 6 साल के बाद वैकेंसी आई है, और ऐसे ही 1 2 साल 3 साल और भी चीजें आगे बढ़ जाएंगी। तो ऐसे में किसी का भी फायदा नहीं होगा, किसी का भी नियुक्ति नहीं मिलेगी। बेहतर ये है कि जो दोषी हैं, तो केवल जब कभी भी हाथ में कोई अंग या उंगली अगर कोई खराब हो जाती है, सड़ जाती है, तो उस उंगली को काटा जाता है, पूरे के शरीर को ही खत्म नहीं कर दिया जाता, उस व्यक्ति को मार नहीं दिया जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर कुछ दीमक की तरह सिस्टम में कुछ ऐसे भ्रष्ट लोग हैं, कुछ ऐसे भ्रष्टाचार हुए हैं, कुछ गलती हुई है, उसकी सजा पूरे लोगों को नहीं दी जा सकती, स्पेशली वो बच्चों को जिन्होंने मेहनत करके सिलेक्शन लिया है। बेहतर यह है कि जांच हो, जांच का जल्द से जल्द हो, जिससे अगस्त में, आप सभी जानते हैं कि अगस्त में ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली थी, जिसके आदेश भी आ चुके थे। तो तय समय सीमा में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले का जो समय है उसमें ये सारे इन्वेस्टिगेशन पूरे करा लिए जाएं, ये हमारी मांग है। 17 जुलाई को जितना ज्यादा से ज्यादा जितने भी अभ्यर्थी सेलेक्टेड हैं और जो मेरिट के अलावा वेटिंग में हैं, उन सभी से मेरा विनती है, निवेदन है कि आप सभी ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ जुड़ें, और वो 17 तारीख को भोपाल में पहुंचे, जिससे शांतिपूर्ण तरीके से सभी अपना पक्ष को सरकार के सामने रख सके, बता सके कि आप लोगों ने मेहनत करके वहां सिलेक्ट हुए हैं, तो आप एसआईटी और सीबीआई की जांच की मांग करते हैं, जो भी दोषी हैं उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और विशेषकर जो रूल बुक में नियम है उस नियमावली के हिसाब से अगर कोई भी नियम के विरुद्ध जो फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करता है, तो उसके खिलाफ ना केवल कार्रवाई हो बल्कि उसको बाहर किया जाए। और अच्छा है, जितने भी गलत लोग हैं वो बाहर होंगे, तो जो वेटिंग में है उनका सिलेक्शन होगा। तो यही मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद था। उम्मीद करता हूँ सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई विचार है, अगर आपको लगता है, तो आप नीचे वीडियो में कमेंट करिएगा। मैंने सारी चीजों का यहाँ पर पूरा कंप्लीट आपको बताया है वीडियो में। फिर भी अगर कोई चीज छूट गई होगी तो आप नीचे वीडियो में कमेंट करिए, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जितने भी फर्जी लोग हैं इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, किसी भी तरह से लोगों को नहीं बख्शना चाहिए, क्योंकि अगर इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी तो अगली बार, क्योंकि अभी ग्रुप 4 का एग्जाम शुरू हो चुका है, तो ग्रुप 4 से लेकर जितने भी आगे भविष्य में एग्जाम होंगे उसके लिए भी बहुत बेहतर रहेगा, और जो गलत करते हैं तो उनके अंदर भी एक डर का माहौल क्रिएट होगा। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको सब कुछ जानकारी मिल गई होगी। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ आप कहना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ सोशल मीडिया में जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सब तक पहुंचाइए, जिससे ऐसे अभ्यर्थी जिनका मन में डाउट है कि कहीं एग्जाम कैंसिल तो नहीं होने वाला है, या फिर वो परेशान है, तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि एग्जाम कैंसिल नहीं होगा। अगर देखा जाए तो जितने भी अभी तक पीवी के माध्यम से या ईएसबी के माध्यम से एग्जाम हुए हैं, केवल एक ही एग्जाम एग्रीकल्चर का कैंसिल हुआ था, लेकिन एग्रीकल्चर का एग्जाम जो कैंसिल हुआ था वो रिजल्ट आने के पहले ही हो गया था, क्योंकि आंसर सीट आने के बाद ही पता चल गया था कि कई सारा घोटाला है, कई भ्रष्टाचार हुआ था, पेपर लीक से लेकर सब कुछ। तो केवल उसका ही रिजल्ट, उसी का ही भर्ती मतलब कैंसिल की गई थी, और इसलिए की गई थी क्योंकि उसका रिजल्ट ही नहीं आया था, उसके पहले ही कर दिया गया था। इसके अलावा कभी भी ये कैंसिल नहीं हुआ है, और इस बार भी कैंसिल नहीं होगा, और ना हम होने देंगे। इसलिए नहीं होने देंगे क्योंकि हमको पूरा न्यायपालिका पे भरोसा है। न्यायपालिका में कभी भी गलत नहीं निर्णय लिया जाएगा, और जो सही व्यक्ति हैं जिन्होंने मेहनत करके अपना सिलेक्शन लिया है, तो उनके खिलाफ कभी भी गलत नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में सबको समझ में आ गया होगा। और जितने भी व्यक्ति हैं जो ये चाह रहे हैं कि एग्जाम कैंसिल हो जाए तो उनको दोबारा मौका मिलेगा, तो ध्यान रखिए, अगर आप दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं और आप सोचते हैं कि आपका भला हो जाएगा, तो ऐसे लोगों का कभी भला नहीं होता। ऊपर वाला सभी का देखता है कि क्या सही है क्या गलत। तो आप लोगों को तैयारी करना चाहिए अगले एग्जाम्स की, और अगले एग्जाम्स में और अच्छा प्रदर्शन करके आपको भी चयन लेना चाहिए, और एक दिन आपका भी सिलेक्शन होगा अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो। लेकिन केवल अपने निजी फायदे के लिए ये सोचें कि अब दोबारा एग्जाम होगा तो दोबारा आपको मौका मिलेगा,
तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की विचारधारा वालों का सिलेक्शन दोबारा भी हो पाएगा, क्योंकि अगर आपके अंदर गलत भावना है तो कभी भी भगवान आपके साथ अच्छा नहीं करेगा। इसलिए बेहतर यह है कि जो सही व्यक्ति हैं, जो मेहनत करके आए हैं, उनका सिलेक्शन हो, और जो गलत तरीके से सिलेक्शन लिए हैं वो बाहर हो, और उनके जगह में मेहनत किए हुए जो वेटिंग में बच्चे हैं उनका सिलेक्शन होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको क्लियर है आपके सामने। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइए सब तक, जिससे सब तक ये जानकारी पहुंच सके। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।